हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक एंड डिलीजेंस में और मैं हूं प्रशांत। और आज मुझे डिस्कस करना है जो एप्पल ने लॉन्च किए अपने 3 न्यू डिवाइसेस मैकबुक एयर प्रो एंड मैक मिनी। उसमें जो नया M1 चिप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे थॉट्स भी हैं उसके बारे में मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो लेट्स रोल। सो गाइस, हियर मी आउट। मेरे लेट होने के 2 रीजंस हैं। पहला कि एप्पल ये अपने रिव्यू देता नहीं और जितने भी 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं एप्पल इवेंट में वो मैं खुद से खरीद सकता नहीं। मैं गरीब हूँ। एंड सेकंड, सिंस मेरे पास ये सारी चीजें हैं नहीं तो मैं अपना हैंड्स ऑन रिव्यू इस पे कर नहीं सकता। लेकिन मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, कई रिव्यू वीडियोस देखे एंड मैंने काफ़ी रिसर्च की है इसके बारे में। और इस सब करने के बाद मेरे पास कुछ अपने थॉट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस एप्पल इवेंट में टोटल 3 एप्पल सिलिकॉन बेस्ड डिवाइसेस लॉन्च हुए। फर्स्ट द मैकबुक एयर, सेकंड 13 इंच मैकबुक प्रो और लास्टली द न्यू मैक मिनी। सो ये लास्ट एप्पल इवेंट का मेजर प्रोडक्ट था ये नया M1 चिप। ये एप्पल का लेटेस्ट फर्स्ट इन हाउस मेड प्रोसेसर है एंड मैं इस प्रोसेसर को एज अ रेफरेंस मानते हुए ये 3 न्यू डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं एयर, प्रो एंड मैक मिनी, उनको डिफाइन करूंगा। सो इन शॉर्ट ये बेसिकली इन तीनों प्रोडक्ट्स का रिव्यू नहीं, ये M1 चिप का रिव्यू है। सो गाइस, मुद्दे की बात ये है कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस नए M1 चिप के बेंचमार्क के बारे में। मतलब ये अपने इंटेल प्रोसेसर भाइयों के साथ ही कैसा परफॉर्म करता है। देन मैं बात करूंगा इसकी बैटरी लाइफ के लिए। मतलब कि जो एप्पल इवेंट में जितना भी इन्होंने बैटरी क्लेम की है कि जो प्रो मॉडल है वो 20 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप दे सकता है एंड मैकबुक एयर आपको 18 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक बैटरी आवर्स दे सकता है। ये सारी बातें हवा में हो रही है कि कुछ रियली भी होने वाला है। हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल यूज की। मतलब बेसिकली ये लैपटॉप किसके लिए है और आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली मैं कवर करूंगा इसके सॉफ्टवेयर के बारे में एंड वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने उसमें काफी अपने थॉट्स दिए हैं। तो तब तक ये वीडियो देखते रहिए। तो इससे पहले कि मैं इसके बेंचमार्क के बारे में बात करूं, देख लेते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसा है। ये एप्पल का पहला ARM बेस्ड प्रोसेसर है और ये एक SoC है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, SoC का मतलब होता है सिस्टम ऑन अ चिप। सिस्टम ऑन अ चिप का मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, जो कि है CPU, GPU और आपका रैम, सब एक ही कंपोनेंट के ऊपर एम्बेडेड होते हैं। मतलब एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है कंपोनेंट का और वो आपके कंप्यूटर में लगा होता है। खैर, इस M1 चिप में लगा है 8 कोर का CPU। इस 8 कोर में 4 आपके एफिशिएंसी कोर हैं और बचे 4 एक हाई परफॉर्मेंस कोर्स है। जब आप अपने कंप्यूटर पे बेसिक टास्क कर रहे हो जो कि CPU के लिए काफी इजी पीजी है, जैसे आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स में चिल कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो और अपनी एक्सी फोटो देख के आंसू बहा रहे हो, तो आपके ये 4 एफिशिएंसी कोर्स ही यूज होंगे। एप्पल ने ये 4 एफिशिएंसी कोर्स इसलिए दिए हैं जिससे वो अपनी बैटरी बैकअप काफी अच्छी कर सके। और इसके बचे 4 जो हाई परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो तब चलते हैं जैसे आप कोई हैवी ड्यूटी टास्क कर रहे हो, जब CPU पे काफी अच्छा लोड हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो या रेंडर कर रहे हो या फिर आप ऐसा कोई कोड है कंपाइल कर रहे हो, टेस्ट रन्स कर रहे हो, तो CPU पे काफी अच्छा खासा लोड होता है। तब ये 4 जो आपके परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो किक इन हो जाएंगे और आपका लैपटॉप एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा और काफी मक्खन चलने लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं, तो इसके बेंचमार्क के बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इंटेल के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म करता है। सो लेट्स टेक Cinebench R23 बेंचमार्क फॉर एग्जांपल। अगर हम पुराने मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो 13 इंच और मैकबुक प्रो 16 इंच को देखें तो एयर में लगा था i3 प्रोसेसर। इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको मिलता है अप्रॉक्स 900 एंड मैकबुक प्रो 13 इंच जो कि एक i5 प्रोसेसर के साथ आता है, उसके साथ आपको मिलता है लगभग 1100 का एक सिंगल कोर परफॉर्मेंस। सिमिलरली मैकबुक प्रो जो 16 इंच है उसका टॉप वेरिएंट जो कि i9 कोर प्रोसेसर के साथ आता है, आपको मिलता है अप्रॉक्स 1200 का सिंगल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली हम जितने भी इटरेशन ईयर बाय ईयर देखते थे मैकबुक के साथ, उसमें एक स्लाइट इंप्रूवमेंट मिलता था और वो स्लाइट इंप्रूवमेंट कंस्ट्रेंट था इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ। मतलब एप्पल के पास कोई कंट्रोल नहीं था कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। इधर उधर ट्विकिंग, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट या फिर बैटरी इंप्रूवमेंट के साथ वो कोशिश करता था कि वो अपने नए मैकबुक में थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ा सके। लेकिन अब फुल कंट्रोल एप्पल के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये M1 चिप उनके लिए काफी अच्छा परफॉर्मर हो भी रहा है। ये तो हो गई सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात। अगर हम मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखें और Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर देखें इन सभी प्रोसेसर का अपने इंटेल प्रोसेसर के साथ, तो जितने भी पुराने मैकबुक एयर्स आते थे जैसे
3 और मैंने आपको बताया मैकबुक प्रो आता था i5 और i9 प्रोसेसर के साथ, तो आपको मैकबुक एयर की परफॉर्मेंस मिलती थी अप्रॉक्स 1600। प्रो 13 इंच जो कि i5 प्रोसेसर के साथ है उसमें मिलती थी अप्रॉक्स 5000। एंड जो i9 प्रोसेसर के साथ आता है इनका फ्लैगशिप मैकबुक प्रो 16 इंच, उसकी मिलती थी आपको 9200 के आसपास। लेकिन ये जो नया मैकबुक प्रो है M1 चिप के साथ, इसका मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको मिलता है 7700 के आसपास, तीनों ही प्रो, एयर एंड M1 में। सो बेसिकली गाइज, अगर मैकबुक एयर को आप देखो जो कि i3 प्रोसेसर के साथ आता था, और ये जो M1 चिप के साथ आता है, उसमें अप्रॉक्स 600 टाइम्स ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, जो कि एक ह्यूज मार्जिन है। और मैकबुक एयर को ये काफी वैल्यू फॉर मनी बना देती है, जिसके बारे में मैं एंड अपनी वीडियो में बात भी करने वाला हूँ। बट देयर इज अ कैच गाइज, क्योंकि ये सिनेबेंच R23 एक हैवी लोड टास्क है। जब ये बेंचमार्क रन हो रहा होता है तो हमारा CPU 100% यूसेज होता है, तो हमें थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिलती है मैकबुक एयर के साथ। और उसी के साथ जो इसकी परफॉर्मेंस है, मल्टीकोर परफॉर्मेंस, वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स आफ्टर 30 मिनट ऑफ कंटिन्यूस यूज ये फ्रॉम 7700 से गिर के 6600 के आसपास आ जाता है। और ये चीज़ हमें क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ दिस थर्मल थ्रॉटलिंग। तो ये थर्मल थ्रॉटलिंग होती क्या है? जब आपका CPU कुछ देर के लिए लगातार 100% यूसेज पे रहता है तो उसमें काफ़ी हीट डिसिपेट होती है, और जो CPU का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। ये इंक्रीज होते होते अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए, और ऐसा ना हो जाए कि इसमें एक परमानेंट डैमेज आ जाए। कुछ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स किए जाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और इसी के साथ आपका CPU यूसेज घटाया जाता है। और जैसे ही CPU यूसेज घटता है, CPU को टाइम मिल जाता है अपने आप को ठंडा करने के लिए कि वो वापस से आपको वही परफॉर्मेंस दे सके। दिस फिनोमेना और ये जो पूरा प्रोसेस था, इसको हम कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। ये नया 13 इंच मैकबुक प्रो और ये जो मैक मिनी अभी न्यूली लॉन्च हुआ है विद M1 चिप, उसमें एक्टिव फैंस लगे हुए हैं इस थर्मल थ्रॉटलिंग को बचाने के लिए। बट ये मैकबुक एयर में मिसिंग है। एक्चुअली फैन की जरूरत उतनी है भी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा ये आपके मोबाइल्स और ये आपके जो टैबलेट्स होते हैं, ये एक ARM बेस्ड प्रोसेसर्स होते हैं, और ये जो ARM बेस्ड प्रोसेसर है वो इंटेल के कंपेयर में काफी लेस हीट डिसिपेट करते हैं। ऑल्सो ये जो थर्मल थ्रॉटलिंग हमको देखने को मिलती है मैकबुक एयर में, वो तब देखने को मिलती है जबकि आपका CPU 100% यूसेज पे हो, मतलब कोई हैवी ड्यूटी टास्क कर रहा हो फॉर मोर देन 10 मिनट्स, विच इज मोर देन फाइन। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। बेसिकली ऐसे बहुत ही कम टास्क होते हैं या फिर कम यूज केसेस होते हैं जिसपे हमारा CPU 100% यूसेज पे हो फॉर मोर देन 8 मिनट्स। इसीलिए ये जो मैकबुक एयर है वो काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। एंड दिस ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द प्रैक्टिकल यूज। प्राइस को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन लैपटॉप्स की प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो आपका मैकबुक एयर स्टार्ट होता है 92,900 रुपीज से, और आपका 13 इंच मैकबुक प्रो स्टार्ट होता है 1,22,900 रुपीज से। इन दोनों के बीच में अप्रॉक्स 30,000 रुपीज का डिफरेंस है। मैकबुक एयर में आपको सारी ही परफॉर्मेंस मिल जाती है जो कि आपको मैकबुक प्रो में मिलेगी। और जितने भी, अगर आप लाइट यूजर हो, वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, नॉर्मल डे टू डे टास्क करना चाहते हो, और बहुत अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो मैकबुक एयर आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। जैसा कि मैंने आपको बेंचमार्क में ये बताया था, अगर आपका CPU मोर देन 10 मिनट्स अगर हैवी ड्यूटी टास्क कर रहा हो तभी वो थ्रॉटल करता है। लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं, आप अगर वीडियो रेंडर भी कर रहे हो या वीडियो एडिट कर रहे हो तब भी वो ऐसा पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा उसे अगर थर्मल थ्रॉटलिंग हो। तो मैकबुक एयर अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, और मेरा रिकमेंडेशन भी रहेगा कि आपको मैकबुक एयर ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो तो मैकबुक प्रो में आपको एक बहुत ही बेकार सा, जो कि किसी काम का नहीं है, तो वो एक टच पैड मिलता है, थोड़ा बहुत अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं, और थोड़ी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, जो कि 30,000 रुपीज के डिफरेंस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती। एंड यू शुड गो विथ मैकबुक एयर। एंड लास्टली जो नया मैक मिनी आया है, ये एक मोबिलिटी को अगर हम हटा दें, अगर आपको एक लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, और आप बस इस नए M1 चिप को फील करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, और वही परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आपको मैक मिनी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि एक मैक मिनी एक लैपटॉप नहीं है, तो आपको एक अलग से मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस लेना पड़ेगा, और आपको बस इन्वेस्ट करने पड़ेगा 64,900 रुपीज। आपको इस नए M1 चिप का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इन लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ के बारे में। जैसा कि एप्पल के इवेंट में एप्पल के लोगों ने क्लेम किया कि आपको मैकबुक प्रो देगा अप्रॉक्स 20 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक, एंड मैकबुक एयर आपको देगा 18 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक। वो काफ़ी ज़्यादा है,
ये परफॉर्मेंस जो हमें बैटरी को देखने को, जितने भी रिसर्च मैंने की और जितने भी हमने वीडियो रिव्यू देखे या फिर जो आर्टिकल पढ़े, ये बैटरी लाइफ हमें इतनी तो नहीं देखने को मिल रही, बट ये काफ़ी इंप्रूवमेंट भी है अपने प्रीवियस इंटेल के जो भी हमारे मैक्स थे। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपका जो इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स थे 13 इंच, 16 इंच और मैकबुक एयर, आपको उसमें 7 to 8 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिलती थी। बट ये जो नए M1 चिप के साथ मैकबुक प्रो और एयर आए हैं, उसमें अप्रॉक्स 11.5 आवर्स टू 13 आवर्स का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। हाँ, ये 20 आवर्स या 18 आवर्स तो नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। अगर हम विंडोज़ लैपटॉप को मद्देनजर रखें तो विंडोज़ का ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है जो इतनी अच्छी बैटरी लाइफ दे सके। गजब बेइज्जती है। सो ओवरऑल अगर हम बैटरी को देखें तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अप्रॉक्स 20 to 30% ऑफ इंप्रूवमेंट मिला है हमें बैटरी के साथ। और हम जैसा कि मैंने आर्टिकल्स में देखा, जो ये बैटरीज है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। मतलब जो भी चेंज, ये जो भी बैटरी इंप्रूवमेंट हुआ है वो बिकॉज ऑफ दिस M1 चिप ही हुआ है। एंड इनकी बैटरी साइज या इनके वॉटेज या इनका जो मिली एम्पर जो इनकी कैपेसिटी है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लाया गया। वो सेम बैटरीज हैं जो कि अपने पुराने इंटेल बेस 13 या एयर में थे। बस बिकॉज ऑफ दिस न्यू M1 चिप इनकी बैटरी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई है। एंड फाइनली द सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो जितने भी हमारा नया मैक है उसमें आप 4 तरह के बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। द फर्स्ट जो कि ऑप्टिमाइज एप्स हैं, ऐसे एप्स जो या तो एप्पल खुद बनाता है या फिर एप्पल के ही किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो एप्स एप्पल में पहले से प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनल कट प्रो, ये भी एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये एप्पल खुद बनाता है। इतने भी सॉफ्टवेयर जो एप्पल बनाता है ये प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलते हैं या फिर आपके ऐप स्टोर से डाउनलोड मार सकते हो, जो कि एप्पल के खुद के क्रिएटेड है। वो काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। क्योंकि अब ऑफकोर्स ही बात है, अगर एप्पल ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया M1, तो उनके खुद के ऐप तो अच्छे से चलने ही चाहिए ना, नहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। यूट्यूब पर जा सकते हो, आप मिलियंस ऑफ वीडियो सर्च कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने रिव्यू किया है, जो पुराने मैकबुक एयर है और जो नया मैकबुक एयर है, जब वो फाइनल कट प्रो पे इसको यूज़ करें, इन दोनों लैपटॉप को साथ साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो मैकबुक एयर विद M1 चिप एक ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मतलब ये अब तक का सबसे बेस्ट इन क्लास वाली बात है। एंड सेकेंड इज द रोजेटा एप्स। रोजेटा ऐप से मेरा क्या मतलब है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आप MS वर्ड यूज़ करते हो या फिर एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फोटोशॉप या फिर एडोब रीडर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंटेल को मद्देनजर बनाते हुए इनके कोड लिखे गए हैं। तो ये इंटेल प्रोसेसर सर काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। लेकिन अब क्योंकि पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो चुका है, ये नए जितने भी M1 चिप है ये एक ARM बेस्ड प्रोसेसर है, तो जितने भी ये सॉफ्टवेयर है इनको चलाने के लिए एक इन बिटवीन लेयर डालनी पड़ती है और एप्पल उससे कहता है रोजेटा। तो बेसिकली रोजेटा होता क्या है और ये करता क्या है, तो समझ लीजिए आपका ये एप्लीकेशन है और नीचे है इनका प्रोसेसर, और यहाँ पे सेम एप्लीकेशन है और नीचे यहाँ एक और प्रोसेसर। ये प्रोसेसर एक M1 चिप है जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, और ये प्रोसेसर एक इंटेल का प्रोसेसर है। तो जब ये सॉफ्टवेयर इंटेल पे चलते थे, जो जितने भी कोड कंपाइल या रन होते थे वो डायरेक्टली इंटेल से कम्युनिकेट करते थे। वो समझ लीजिए वो एक जापानीज लैंग्वेज समझते हैं। एंड जो M1 चिप है, जो कि नया चिप है, वो एक हिंदी लैंग्वेज को समझता है। तो क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो जापानीज लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, तो बीच में हमने एक और लेयर डाली है जिसको वो लोग रोजेटा कहते हैं, जो कि जापानीज लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग द रन टाइम इनटू हिंदी, और जो कि M1 चिप को समझ में आता है। तो बेसिकली एक इन बिटवीन लेयर है जो कि एज ए ट्रांसलेटर का काम करता है, और वो जापानीज को या फिर जो कि एक एक्स कोड को, जो कि इंटेल का कोड है, उसको ARM कोड में कन्वर्ट करता है। द थर्ड इज द यूनिवर्सल ऐप। यूनिवर्सल ऐप एक ऐसे ऐप्स हैं जो कि एप्पल ने अपने जितने भी सॉफ्टवेयर आप डेली यूज़ करते हो, जैसे एडोबी का लाइट रूम है या फिर कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आप बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, उनके साथ एप्पल ने पहले से ही इस पे काम स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कुछ ऐसे ऐप्स डेवलप किए जो कि यूनिवर्सल ऐप्स हैं। अगर आप मैकबुक का ओल्ड मतलब मैक यूज़ कर रहे हो, तो जितने भी ये एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल है वो उस पर भी काम करेंगे, और ये जो नया M1 चिप के साथ जो मैक है वो उनके साथ भी काम करेंगे।
इसमें बीच में रोजेटा या फिर किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किए वो ये देख के बनाए गए हैं कि दोनों ही प्रोसेसर को सूट करें। अगर वो M1 है तो उस हिसाब से काम करेंगे और इंटेल है तो उस हिसाब से काम करेंगे। आपको उसमें खुद से करने की जरूरत नहीं है, पर आपको परफॉर्मेंस वैसी ही मिलेगी जैसे आपको इंटेल में मिलती थी। द फोर्थ टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज इन दिस लैपटॉप आर iOS एप्लीकेशन। क्योंकि आईफोन और ये जो आईपैड है वो दोनों ARM बेस्ड प्रोसेसर पे काम करते हैं, तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो ARM प्रोसेसर पे इजीली चल सकते हैं। क्योंकि अब नया मैक्स ऐप अब ARM प्रोसेसर के साथ आता है, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो अब आपके मैक में भी चल सकते हैं। तो ये iOS की जितने भी एप्लीकेशन है उसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो ये iOS के एप्लीकेशन है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो भी परफॉर्मेंस है इन मैक्स में वो उतनी अच्छी है नहीं। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन कि जितने भी एप्लीकेशन बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि ये मद्देनजर रखते हुए कि वो टच इनपुट्स को लेंगे। तो जितने भी आपके गेम्स हैं जैसे अमोंग अस हो गया, पबजी हो गया, इसमें ज्यादातर टच इनपुट्स लिया जाता है, ना कि आप कीबोर्ड या माउस से खेल रहे होते हैं। तो इसलिए ये एप्लीकेशन आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं देंगे जैसा वो आपके आईपैड या आईफोन्स में देने वाले हैं। एंड सेकेंड, जितने भी iOS एप्लीकेशन है वो आईफोन और आईपैड के ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाए गए हैं। क्योंकि आईपैड एंड iOS लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्स में ये सब होता नहीं। एंड इस वजह से इतने iOS के एप्लीकेशन कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें काफी बग देखे गए, क्योंकि ये काफी बगी रिस्पॉन्स रहता है और आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी है और जैसा भी है, अगर हम एप्लीकेशन और जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं अपने नए मैकबुक M1 के साथ, हम iOS को एप्लीकेशन को अगर हटा दें तो जितना भी एक्सपीरियंस रोजेटा ऐप, यूनिवर्सल ऐप या फिर अगर नेटिव जो एप्पल ने बनाया वो उसके एप्लीकेशन आप यूज करेंगे M1 में, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है अपने इंटेल मैक के साथ। एंड बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई बग या कुछ जिटरनेस या कुछ लैग फील होने वाला है, स्पेशली फॉर रोजेटा एप्लीकेशन एंड फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। अल्टीमेटली इतना डिसीजन करने के बाद द मेन क्वेश्चन अराइजेस, इज M1 वर्थ इट? शुड यू बाय द न्यू मैक्स? जितने भी लिमिटेशंस मैंने बताए iOS एप्लीकेशन को लेके या फिर ऐसे एप्लीकेशन जो भी रोजेटा यूज कर रहे हैं मैक्स में रन करने के लिए, तो उनके लिए एप्पल ने अपने जब ये अनाउंसमेंट हुई थी या जब इन्होंने लॉन्च किया तभी बताया था कि दे हैव कम्युनिकेटेड विद सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड उनको 2 years का टाइम दिया है अपने नए कोड को बिल्ड करने के लिए, और जितने भी सॉफ्टवेयर उसको डायरेक्टली ARM पे रन करने के लिए, या फिर जो जितने भी iOS एप्लीकेशंस हैं उस पर भी एप्पल वर्क करेगा जैसे वो नेटिवली या फिर आराम से आपके उसमें चल सके, आपके मैक्स में चल सके। तो देखा जाए जितने भी नए मैक हैं M1 चिप के साथ वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर आप नॉर्मल क्रिएटर हो और आप कभी दिनों से वेट कर रहे थे एक नए अच्छे मैक के साथ जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो, आप फाइनल कट प्रो के साथ काम करते हो या फिर लॉजिक प्रो यूज़ करते हो, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी मैक खरीदना चाहिए तो वो खरीद सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको मैकबुक एयर के साथ जाना चाहिए। तो 30,000 रुपीज़ का डिफरेंस जो मैंने पहले ही बताया था वो वर्थ इट नहीं है मैकबुक प्रो के लिए। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो, ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे, तो आप वेट कर सकते हो। हालांकि सारी चीजें सही हैं और जो भी लिमिटेशन हो सॉफ्टवेयर को रिलेटेड लिमिटेशंस हैं, बट क्योंकि ये पहला इटरेशन है अपना ARM चिप के साथ, तो देयर विल बी मोर इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट इटरेशन। जो M2 या M3 आएगा वो इससे ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको जरूर वेट करना चाहिए। ये भी ठीक है। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्योंकि ये बजट के लैपटॉप से जो मैकबुक एयर या मैकबुक 13, अभी मैकबुक 16 है और इनका जो मेन मैक है जो मैक प्रो है वो अभी भी रिवाइज नहीं हुआ है, वो भी अभी भी इंटेल पे ही रन करता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो उसके साथ क्या करते हैं, उसको कैसे ARM पे शिफ्ट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। क्योंकि ये जितने भी लैपटॉप्स थे मैकबुक प्रो 13 इंच या मैकबुक एयर पुराने वाले, उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आते हैं, और जो आपको मैकबुक 16 इंच है उसमें डिस्क्रीट और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा होता है AMD की तरफ से। तो वहां पे अगर उनको बीट करना है और वही परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है 16 इंच मैकबुक के साथ, तो उनको अपनी ग्राफिकल परफॉर्मेंस पे भी काफी अच्छा खासा ध्यान देना होगा। हालांकि ये नहीं है कि मैकबुक जो M1 है वो उसमें ग्राफिक में इतना इम्प्रूव नहीं है, बट इफ यू कंपेयर विद द डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं।
और ये देखने को मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। एक और बात है ध्यान में रखने वाली कि जितने भी ये नए M1 चिप के साथ मैक्स आते हैं, ये एक सिस्टम ऑन चिप प्रोसेसर है। मतलब इसका रैम अपने CPU के साथ ही यूनिफाइड होता है, आप इसको अलग से नहीं बढ़ा सकते। मतलब अगर आप फ्यूचर में आप चाहते हो कि अपना रैम आप बढ़ा दो, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मैक के साथ। अब आपको इनके यूनिफाइड मेमोरी के साथ ही जाना होगा। आपको खरीदने वक्त ही अपने मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर के साथ उसे वो वाला ऑप्शन चूज करना होगा। अगर आप 8GB नहीं लेना चाहते तो 16GB वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो कि 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। या बट आपको उसे समय करना होगा, या आप अलग से बाद में नहीं कर पाओगे। और इसका पूरा जो कंट्रोल है वो अब पूरा एप्पल के पास आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस इतना था इस वीडियो के लिए गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, कुछ भी करो, बस कुछ करके जाओ। एंड टेक इंटेलिजेंस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो। शेयर करो इस वीडियो को अपने मम्मी पापा चाचा चाई ताई के साथ, जो भी टेक के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो उनके साथ शेयर करो। एंड बाय द वे, मेरा नया माइक लिया है और मुझे लगता है आवाज़ तो काफ़ी सही आ रही होगी। अबे चल नौटंकी। क्या बोल देती है।